सड़क के दूसरी तरफ खड़ी सियाह गाड़ी की हेडलाइट्स एक लम्हे के लिए रोशन हुई और फिर मध्यम पड़ गईं। मैंने चलते चलते एक नजर गाड़ी की तरफ डाली। गाड़ी आम नजर आ रही थी, मगर उस वक्त शहर के हालात को देखते हुए किसी भी गैरमामूली चीज को नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने रफ्तार कम कर दी। गाड़ी भी कुछ हौसले पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मैं रुक गया तो वो भी रुक गई। मैं दोबारा आगे बढ़ा तो गाड़ी ने भी फासला बरकरार रखते हुए हरकत शुरू कर दी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा ताक़ुब किया जा रहा है। मैंने जेब से मोबाइल निकालने के बजाय सड़क के किनारे एक दुकान के शीशे में अपना अक्स देखा। गाड़ी में कम अज कम 2 अफराद मौजूद थे। मैंने अचानक रास्ता बदल दिया और एक तंग गली में दाखिल हो गया। गाड़ी चंद लम्हे बाद गली के सिरे तक आई, मगर वहां रुकने के बजाय आगे निकल गई। मैंने दीवार के साए में खड़े होकर चंद सेकंड इंतजार किया, फिर मोबाइल निकाला और गोंद को कॉल की। इसने फौरन फोन उठाया। माई, आप कहाँ हैं? मैंने कहा, अभी रास्ते में हूँ। तुमने जिस राघव सेठ का नाम लिया था, इसके बारे में मजीद मालूमात चाहिए, जितना जल्दी हो सके। वो बोला, भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, अगर आपको इस शख्स ने रेलवे यार्ड बुलाया है तो वहाँ अकेले मत जाना। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम मुझे जानते हो, मैं कभी किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। वो बोला, इसीलिए तो डर लगता है। मैंने कहा, तुम सिर्फ मालूमात निकालो और किसी को मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। इसने कहा, ठीक है भाई। कॉल खत्म हुई तो मैंने फौरन दूसरा नंबर मिलाया। ये अशोक का था। काफी देर बाद उसने फोन उठाया। जी भाई, मैंने कहा, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिस पर किसी की नजर ना जाए और एक महफूज जगह भी। वो बोला, सब हो जाएगा, मगर आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, क्योंकि मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, भाई, आप कहीं फंस तो नहीं गए? मैंने जवाब दिया, अभी नहीं, मगर शायद जल्द ही कोई मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। मैंने कॉल खत्म की और वापस इसी रास्ते की तरफ बढ़ने के बजाय एक लंबी गली से होते हुए मेन रोड का रुख किया। मेरे जहन में मुसलसल राघव सेठ का नाम गर्दिश कर रहा था। मुझे यकीन था कि ये शख्स महज एक कारोबारी आदमी नहीं था। महेश पटेल, सुंदर शक्लिन, मनोज त्यागी और फजल चिकना, ये सब अलग अलग ताकतें नजर आ रहे थे, मगर अब पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि शायद उन सब के पीछे कोई एक हाथ मौजूद है। रेलवे यार्ड में जाना खतरनाक था, मगर वहां ना जाना शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होता। अगर राघव वाकई वो शख्स था जिसके बारे में गोंद ने बताया था, तो वो मेरे बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानता होगा। सवाल ये था कि उसे मेरी जरूरत क्यों पड़ी। मैंने एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गया। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? मैंने फौरन जगह का नाम लेने के बजाय कहा, पहले सीधा चलाओ, मैं रास्ते में बताऊंगा। रिक्शा चल पड़ा। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, वो सियाह गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। ऐसे लोग अगर नजर से गायब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पीछा छोड़ चुके हैं। कुछ देर बाद मैंने ड्राइवर को एक मसरूफ बाजार के करीब उतार दिया और वहां से पैदल दूसरी तरफ निकल गया। चंद मिनट बाद एक पुराने फोन बूथ के करीब खड़े होकर मैंने गोंद को दोबारा कॉल की। इस मर्तबा उसने जो बताया उसने मेरे कदम रोक दिए। भाई, राघव सेठ के बारे में कुछ मिला है? मैंने कहा, बताओ। वो बोला, तकरीबन 10 साल पहले इसका नाम एक बड़े जमीन के मामले में आया था। कई लोग इसके खिलाफ गए थे, मगर सब खामोश हो गए। एक शख्स ने अदालत में बयान देने की कोशिश की थी, लेकिन मुकदमा अचानक खत्म हो गया। मैंने पूछा, उस शख्स का क्या हुआ? गोंद बोला, वो शहर छोड़कर चला गया। मैंने कहा, और महेश पटेल? वो बोला, उस वक्त इसी अदालत में था। मेरी नजरें एक नुक्ते पर जम गईं। गोंद ने मजीद कहा, और एक चीज है,
सुंदर शाकलिन का नाम भी इसी केस की फाइल में किसी न किसी शक्ल में आता है। मैंने पूछा, यानी ये सब पुराना ताल्लुक है? गोंद बोला, हाँ, लेकिन भाई सबसे अजीब चीज अभी बाकी है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, इस केस में एक गवाह का नाम पापू था। मेरे जिस्म में जैसे एक लम्हे के लिए सर्द लहर दौड़ गई। क्या कहा तुमने? गोंद बोला, पापू, शायद यही नाम था। फाइल पर मुकम्मल नाम साफ नहीं है। मैं कुछ देर खामोश रहा। मेरे माजी से जड़ा हुआ ये नाम अगर वाकई इसी मामले में मौजूद था तो फिर राघव सेठ का मेरे करीब आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मैंने गोंद से कहा, इस फाइल की तस्वीर हासिल करो। मुकम्मल नाम चाहिए। वो बोला, कोशिश करता हूँ। मैंने फोन बंद कर दिया। अब रेलवे यार्ड जाना मेरे लिए सिर्फ एक मुलाकात नहीं रहा था। मुझे अपने मासी का एक ऐसा दरवाजा खुलता दिखाई दे रहा था जिसे मैंने बरसों पहले बंद समझ लिया था। दूसरी तरफ मीनिशा को मैं अकेला छोड़ आया था। मुझे इसकी फिक्र भी थी। मैंने इसे फोन करने के लिए मोबाइल निकाला मगर फिर रुक गया। अगर मेरा फोन ट्रैक किया जा रहा था तो उसे कॉल करना भी खतरा बन सकता था। मैंने गली के कोने पर मौजूद एक छोटी सी दुकान से नया सिम लेने का सोचा मगर हालात देखकर खामोशी से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद में एक पुराने कैफे के सामने रुका। वहां बैठकर मैंने चाय मंगवाई और घड़ी देखी। रात के 11 बजने वाले थे। रेलवे यार्ड तक पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट लगने थे। मैंने फैसला किया कि बराह रास्त वहां नहीं जाऊंगा। पहले इर्द गिर्द के रास्ते देखूंगा और फिर मौका के मुताबिक आगे बढ़ूंगा। इसी दौरान एक शख्स कैफे के दरवाजे से अंदर आया। इसने मुझे देखकर फौरन नजरें हटा ली। मैंने भी उसे नजरअंदाज किया। वो काउंटर के करीब गया, कुछ मंगवाया और चंद लम्हे बाद बाहर निकल गया। मैंने अपनी चाय खत्म की और कुछ देर बाद बाहर आया। वो शख्स कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। सामने सड़क के किनारे वही स्याह गाड़ी खड़ी थी। इस मर्तबा इसकी लाइट्स बंद थीं। मैंने फौरन दूसरी गली पकड़ी। इस दौरान गोंद की कॉल आ गई। मैंने फोन उठाया। वो बोला, भाई वो फाइल मिल गई है। मैंने कहा, क्या लिखा है? गोंद बोला, नाम पापू ही है लेकिन पूरी तफसील नहीं। और एक बात बहुत अहम है, इस केस के बाद एक लड़के को शहर से बाहर भेजा गया था। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, जोधपुर के करीब एक जगह का जिक्र है। मैंने कहा, फाइल की तस्वीर मुझे भेजो। इसने कहा, भेज रहा हूँ। चंद सेकंड बाद मोबाइल पर तस्वीर आ गई। मैंने तस्वीर देखी तो मेरे जहन में कई साल पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गईं। फाइल में एक पुरानी तस्वीर भी लगी हुई थी। तस्वीर धुंधली थी मगर इसमें मौजूद लड़के का चेहरा मुझे अपने बचपन के किसी बोले हुए मंजर की तरह महसूस हुआ। मैंने गोंद से कहा, इस तस्वीर के पीछे क्या लिखा है? वो बोला, एक कोड है, शायद केस नंबर। मैंने कहा, उसकी मुकम्मल तफसील निकालो। गोंद ने वादा किया और फोन बंद कर दिया। अब मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि राघव मुझे क्यों बुला रहा था। शायद वो जानता था कि मैं कौन हूँ। शायद वो मेरे माजी के किसी ऐसे राज को जानता था जिसे मैं खुद भी भूल चुका था। मैं रेलवे यार्ड के करीब पहुंच गया। वहां रात के वक्त तकरीबन सन्नाटा था। दूर कहीं ट्रेन गुजरने की आवाज आ रही थी। पुरानी इमारतों के दरमियान जंग आलूद रेल की पटरियां फैली हुई थीं। मैंने गाड़ी से उतरने के बजाय कुछ फासले पर रुककर इर्द गिर्द देखा। कोई वाज़ेह हरकत दिखाई नहीं दी। मैंने घड़ी देखी, 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। अचानक मेरे मोबाइल पर एक पैगाम आया, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने मोबाइल जेब में रखा और आहिस्ता आहिस्ता यार्ड की तरफ बढ़ा। चंद कदम बाद एक पुरानी इमारत का दरवाजा नजर आया। दरवाजा खिला था, अंदर अंधेरा था। मैंने कदम रखा तो सामने एक बल्ब जल उठा। कमरे के आखिरी सिरे पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। साफ सुथरा लिबास, पुरसुकून चेहरा और हाथ में एक फाइल। वही राघव सेठ था।
इसने मुझे देखा और कहा, आखिर तुम आ ही गए। मैंने जवाब दिया, तुमने बुलाया था, इसलिए आना जरूरी था। वो हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हें मालूम है, बाकी लोग यहाँ आने से पहले 10 सवाल करते हैं, तुमने एक भी नहीं किया। मैंने कहा, सवालों के जवाब देने वाले लोग अक्सर सवालों से बचने की कोशिश करते हैं। वो हंसा, दिलचस्प। सुंदर शाकलिन ने भी तुम्हारे बारे में यही कहा था कि तुम आम आदमी नहीं हो। मैंने फौरन पूछा, सुंदर ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? राघव ने फाइल मेज पर रखी और कहा, उसने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं तुमसे एक बात खुद सुनना चाहता हूँ। मैं खामोश रहा। वो बोला, तुम असल में हो कौन? मैंने जवाब दिया, ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। राघव ने फाइल खोली। अंदर पुराने कागजात थे। उसने एक तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई। इसे पहचानते हो? मैंने तस्वीर उठाई। वही धुंधली तस्वीर थी जो गोंद ने भेजी थी। मेरे हाथ चंद लम्हों के लिए रुक गए। राघव ने कहा, ये तुम हो? मैंने उसकी तरफ देखा। और ये तस्वीर कहाँ से आई? वो बोला, एक पुराने केस की फाइल से। मैंने कहा, वो केस क्या था? राघव ने जवाब देने के बजाय एक और कागज मेरे सामने रख दिया। इस पर महेश पटेल के दस्तखत थे। मैंने फौरन पूछा, उसका इससे क्या ताल्लुक है? राघव ने कहा, बहुत गहरा ताल्लुक। फिर उसने एक नाम लिया, ऐसा नाम जिसे सुनकर मेरे ज़हन में बरसों पुराना एक मंजर जाग उठा। इसने कहा, इस केस में तुम्हारे खानदान के एक शख्स ने गवाही दी थी। मैंने हैरत से पूछा, कौन? राघव ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे बड़े भाई। मेरे लिए ये नाम किसी धमाके से कम नहीं था। मेरे भाई का जिक्र इस मामले में कैसे हो सकता था? राघव ने कहा, वो सच सामने लाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें खामोश करा दिया। मैंने सख्त लहजे में पूछा, और तुम उस वक्त कहाँ थे? राघव कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं भी इस खेल का हिस्सा था। मैंने हैरत से उसे देखा। तो फिर आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो बोला, क्योंकि मैं अपनी गलती दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा, लोग अपनी गलतियाँ दुरुस्त करने के लिए दुश्मन को रात के वक्त वीरान जगहों पर नहीं बुलाते। राघव ने मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें सबूत के साथ बुलाया है। उसने एक छोटी सी डायरी निकाली और मेरे सामने रख दी। ये महेश पटेल की पुरानी डायरी है। मैंने डायरी खोली। पहले चंद सफ़हात आम हिसाब किताब से मुताल्लिक थे, मगर फिर कई ऐसे नाम सामने आए जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था। मनोज त्यागी, फजल चिकना, सुंदर शाकलिन और सबसे आखिर में राघव सिंह। मैंने सर उठाया, ये सब तुम्हारे लोग हैं? वो बोला, लोग नहीं, मुहरे हैं। असल खेल हमेशा इन लोगों ने खेला जो पर्दे के पीछे रहे। मैंने पूछा, और इन सब का मकसद क्या था? वो बोला, जमीन, सियासत और ताकत। लेकिन अब मसला ये है कि पुरानी फाइल दोबारा खोलने वाली है। मैंने कहा, किसने खोलनी है? राघव ने मेरी तरफ देखा। तुमने? मैं हंस पड़ा। मैंने तो कोई फाइल खोलने की बात नहीं की। वो बोला, तुमने नहीं की, लेकिन तुम्हारे वजूद ने कर दी है। महेश पटेल का बेटा तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाक़ये के बाद खौफजदा है। सुंदर शाकलिन तुम्हें खत्म करना चाहता है। मनोज और फजल एक दूसरे में उलझे हुए हैं। पुलिस पहले ही तुम्हें तलाश कर रही है, और अब कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि तुम असल में हो कौन। मैंने कहा, और तुम? राघव ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। मैंने कहा, क्यों? इसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जिसका तुम्हें खुद इल्म नहीं। मैं चौंक गया। क्या? राघव ने फौरन जवाब नहीं दिया। इसी वक्त बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। राघव ने सर उठाया। इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, जिनसे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। राघव ने एक खुफिया दरवाजे की तरफ इशारा किया। इस रास्ते से निकलो। मैंने कहा, और तुम? वो बोला,
मुझे अभी कुछ देर यहाँ रहना होगा। मैंने पूछा, क्या ये भी तुम्हारा मंसूबा है? इसने कहा, काश होता। मैंने डायरी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलने से पहले मैंने मुड़कर पूछा, मेरे भाई के बारे में मजीद क्या जानते हो? राघव ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अगली बार मुझसे पहले अपने मासी को तलाश करना। जवाब जोधपुर में है। मैं फौरन खुफिया रास्ते से निकल गया। रास्ता एक पुरानी गोदाम नुमा इमारत के पिछले हिस्से में खुलता था। मैं वहां से बाहर निकला तो दूर कई गाड़ियां नजर आ रही थीं। मैंने डायरी को जैकेट के अंदर महफूज किया और एक सुनसान रास्ते से निकल गया। तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने गोंद को फोन किया, मुझे जोधपुर जाना है। वो हैरान होकर बोला, अभी? मैंने कहा, हाँ अभी, और एक गाड़ी का इंतजाम करो। वो बोला, भाई आपने वहाँ क्या देखा? मैंने कहा, इतना कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं। मैंने कॉल खत्म की। दूसरी तरफ मीनीशा मुसलसल मेरी फिक्र कर रही थी। मैंने आखिरकार उसे नए नंबर से फोन किया। इसने कॉल उठाते ही कहा, तुम कहाँ हो? मैं कब से परेशान हूँ। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। वो बोली, तुमने कहा था जल्द वापस आओगे। मैंने जवाब दिया, कुछ ऐसा सामने आ गया है जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो बोली, क्या? मैंने कहा, मेरे माजी का एक हिस्सा अभी तक जिंदा है। वो खामोश हो गई। मैंने मजीद कहा, तुम अभी इसी जगह रहो, किसी पर एतमाद मत करना। वो बोली, और तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, जोधपुर। वो फौरन बोली, अकेले? मैंने जवाब दिया, नहीं, गोंद गाड़ी का इंतजाम कर रहा है। वो बोली, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने कहा, ये सफर तुम्हारे लिए महफूज नहीं होगा। वो कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, मुझे नहीं मालूम तुम क्या छुपा रहे हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा, इसीलिए तुम्हें महफूज जगह पर रहना होगा। इसने कहा, वादा करो कि वापस आओगे। मैंने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा। इसने कॉल खत्म कर दी। मैंने मोबाइल जेब में रखा और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद गोंद की बेची हुई गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने कहा, भाई गोंद ने भेजा है। मैं गाड़ी में बैठ गया। शहर की रोशनियां पीछे रहने लगे। मेरे हाथ में राघव सेठ की डायरी थी और जहन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर मेरे भाई का इस सब से क्या ताल्लुक था? रास्ते में गोंद ने मुझे दोबारा कॉल की, भाई एक और खबर है। मैंने कहा, अब क्या हुआ? वो बोला, सुंदर शाकलिन अस्पताल से गायब हो गया है। मैंने फौरन पूछा, क्या? वो बोला, पुलिस के मुताबिक उसे किसी नामालूम शख्स ने वहां से मुंतकिल किया है। मैंने कहा, क्या वो जख्मी हालत में था? गोंद बोला, हाँ, मगर खबर यह है कि इसे सरकारी निगरानी से निकालने वाला शख्स पुलिस का ही आदमी था। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे यकीन हो गया कि राघव ने जो कहा था वो दुरुस्त था। ये पूरा नेटवर्क मेरी तवक्को से कहीं बड़ा था। गोंद ने कहा, भाई एक और बात है। मैंने कहा, बताओ। वो बोला, महेश पटेल ने आज रात शहर से बाहर जाने की कोशिश की है। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, जोधपुर की तरफ। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। अब सब रास्ते एक ही जगह जा रहे थे, राघव, महेश, सुंदर और मेरे माजी का वो पुराना केस। मैंने ड्राइवर से कहा, रफ्तार थोड़ी बढ़ाओ। गाड़ी रात के अंधेरे में आगे बढ़ती गई। कुछ घंटे बाद हम एक छोटे से ढाबे पर रुके। मैंने चाय मंगवाई और गोंद से मिलने वाली मालूमात दोबारा देखने लगा। डायरी के आखिरी सफ़े पर एक जुमला लिखा था, असल राज वहाँ है जहाँ गवाह को आखिरी बार देखा गया था। नीचे जोधपुर के करीब एक पुराने गांव का नाम था। मैंने इस नाम को देखते ही फैसला कर लिया कि हमें सीधा वहीं जाना होगा। लेकिन इसी लम्हे ढाबे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। 2 आदमी उतरे और अंदर की तरफ देखने लगे। मैंने फौरन नजरें झुका ली। इनमें से एक ने मोबाइल निकाला और किसी से बात की।
चंद सेकंड बाद उसने मेरी तरफ देखा। मैं फौरन समझ गया कि वो मुझे तलाश कर रहे हैं। मैंने ड्राइवर को इशारा किया। हम पिछले रास्ते से निकले और गाड़ी दोबारा सड़क पर आ गई। चंद मील बाद मैंने पीछे देखा तो वो गाड़ी भी हमारे पीछे आ रही थी। ड्राइवर ने पूछा, भाई क्या मसला है? मैंने कहा, बस रफ्तार बरकरार रखो और किसी सूरत गाड़ी मत रोकना। पीछे वाली गाड़ी कुछ देर बाद ओझल हो गई, मगर मुझे मालूम था कि ये ताक़ुब अभी खत्म नहीं हुआ। सुबह होने तक हम जोधपुर के करीब पहुंच चुके थे। गोंद ने एक महफूज जगह का इंतजाम किया था। वहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले डायरी दोबारा खोली। एक सफ़े के किनारे पर एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जब मेरे खानदान से जड़ा वो वाक़या पेश आया था जिसे मैं हमेशा एक हादसा समझता रहा था। अब पहली मर्तबा मुझे शक हुआ कि शायद वो हादसा नहीं था। मैंने गोंद को फोन किया और कहा, मुझे इस तारीख की मुकम्मल मालूमात चाहिए। वो बोला, भाई मैंने पहले ही तलाश शुरू कर दी है। कुछ देर बाद इसका पैगाम आया। इस दिन एक सरकारी गाड़ी इस इलाके में गई थी। इस गाड़ी के रिकॉर्ड में महेश पटेल के दफ्तर का नाम दर्ज है। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरी उंगलियां डायरी के सफ़े पर जमी हुई थीं। अब मेरे सामने एक नई हकीकत खड़ी थी। महेश पटेल मेरे खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैंने उसके बेटे से झगड़ा किया था। शायद वो मुझे पहले से जानता था। शायद उसने मुझे पहचान लिया था। और अगर ऐसा था तो फिर सुंदर शापलिन का मेरे पीछे लगना भी महज इत्तेफाक नहीं था। मैंने फौरन फैसला किया कि अब मुझे मीनिशा को अपने साथ बुलाना होगा। लेकिन इसी लम्हे इसका पैगाम आया, तुम जिस जगह गए थे वहां कुछ लोग दोबारा आए थे। मैंने इन्हें नहीं बताया कि तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे लगता है वो अब मुझे भी तलाश कर रहे हैं। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजी। मैंने फौरन उसे फोन किया। इसने कॉल उठाई तो मैंने कहा, तुम अभी कहाँ हो? वो बोली, मैं उसी फ्लैट में हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, फौरन वहां से निकलो, किसी महफूज अवामी जगह पर जाओ और मुझे अपनी जगह बताओ। वो बोली, क्या हवा? मैंने कहा, अभी सवाल मत करो, सिर्फ मेरी बात मानो। वो फौरन निकल गई। कुछ देर बाद उसने बताया कि वो एक मसरूफ जगह पर पहुंच गई है। मैंने गोंद को कहा कि किसी काबिल एतमाद शख्स को उसके पास भेजो। अब मेरा मकसद सिर्फ मासी का राज जानना नहीं था, मुझे मीनिशा को भी इस पूरे जाल से दूर रखना था। शाम तक गोंद ने वो मालूमात भेज दें जिनका हमें इंतजार था। पुराने केस में एक गवाह जिंदा था। वो जोधपुर के करीब एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका नाम फाइल में दर्ज था, मगर उसके बारे में लिखा था कि वो कई साल से मंजर-ए-आम से गायब है। मैंने फैसला किया कि अगली सुबह उस शख्स को तलाश किया जाएगा। रात को मैं अकेला बैठा डायरी पढ़ रहा था कि अचानक एक सफ़ा दरमियान से खसककर नीचे गिर गया। मैंने इसे उठाया तो इसके अंदर एक छोटी सी तस्वीर छपी हुई थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे, अगर ये तस्वीर पापू तक पहुंचे तो उसे बताना कि सच कभी मरता नहीं। मैं देर तक इस जुमले को देखता रहा। फिर मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि ये सफर शायद सिर्फ बदला लेने का सफर नहीं था, ये मेरे अपने मासी को समझने की कोशिश थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं तैयार हो गया। गोंद ने फोन किया, भाई गवाह के बारे में एक खबर है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, वो कस्बे में नहीं है, किसी ने उसे एक दिन पहले वहां से मुंतकिल किया है। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, अभी मालूम नहीं। मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। फिर मैंने कहा, उसे ढूंढो, चाहे जितना वक्त लगे। गोंद बोला, ठीक है भाई। मैंने फोन बंद किया तो सामने सड़क पर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बूढ़ा आदमी उतरा। वो सीधा मेरी तरफ आया और बगैर सलाम किए बोला, तुम पापू हो? मैंने चौंक कर उसे देखा। आप कौन हैं? इसने मेरी तरफ एक पुरानी तस्वीर बढ़ा दी। ये देखो। मैंने तस्वीर देखी तो मेरे हाथ से जैसे जमीन निकल गई। इस तस्वीर में मेरे भाई के साथ एक और शख्स खड़ा था। वो शख्स राघव सिर्फ था।
बूढ़े ने कहा, अगर हकीकत जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तुम्हें आज वो सब मालूम होगा जिससे तुम्हें बरसों दूर रखा गया। मैंने तस्वीर मजबूती से पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो चुका था कि अगला बाप सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि फैसला किन होने वाला था, क्योंकि पहली मर्तबा मेरे सामने मेरे माजी का वो चेहरा खड़ा था जिसका जिक्र आज तक किसी ने मुझसे नहीं किया था। मैंने बूढ़े की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, चले। वो आगे बढ़ा और मैं इसके पीछे चल पड़ा, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ी गाड़ी में कोई हमारी हर हरकत देख रहा था। उस शख्स ने मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हवा? उसने कहा, पापू को वो आदमी मिल गया है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक सर्द आवाज सुनाई दी, तो फिर अब वक्त आ गया है कि वो सच जानने से पहले हमेशा के लिए खामोश हो जाए। और उसी लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि जिस जंग को मैं अब तक सिर्फ अपना मसला समझ रहा था, वो दरअसल कई साल पहले शुरू हो चुकी थी, और अब उसका आखिरी मरहला मेरे सामने खड़ा था।